हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याम बाबू 214। इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑडियो में एनसीईआरटी बुक रीड कराया जाएगा। बुक रीड कराने के साथ साथ नीट एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना भी नोट्स पढ़ लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कापियां पढ़ लें, कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अच्छी तरीका से एक बुक रीड न किया जाए, क्योंकि हर एक चीज बुक से ही बनता है। बुक रीड करने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने इस नीट एंड यूपी बोर्ड मिशन को पूरा किया जाए। सगर्भता का चिकित्सीय समापन। आइए आज इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथा एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल निम्न हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेदन का दुरुपयोग या प्रवृत्त शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। जो शिशु के लिंग की जांच किया जाता है उसे उल्बवेदन प्रोसेस कहते हैं। यह अधिकतर शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, यानी एबॉर्शन करा दिया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। ये जो भ्रूण हत्या कराया जाता है, माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपर्युक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। 3.4 यौन संचारित रोग। किसके माध्यम से यौन संचारित रोग होता है, कैसे होता है और कैसे फैलता है, ये इसके बारे में देखते हैं। कोई भी रोग
या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण STI या रजित रोग VD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस यानी सिफिलिस, हर्पीस, जननिक परिसर्प जेनाइटल हर्पिजा, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनास्ता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV यानी एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। ये देखिएगा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एड्स संचारित रोग कौन कौन से होते हैं? सुजाक, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, जनिक परिसर्प जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडो, ट्राइकोमोनासा, लैंगिक मत्स्य और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है HIV यानी एड्स, ये सबसे घातक होता है। इन सबके साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक होता है। HIV संक्रमण सबसे खतरनाक होता है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी HIV के संक्रमण, HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, टीकों, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। ये जो HIV फैल सकता है वो टीकों यानी सुइयों के माध्यम से भी फैल सकता है और जो शल्य क्रिया में औजार उपयोग किया जाता है उसके माध्यम से भी फैल सकता है और संदूषित रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से भी फैल सकता है या गर्भस्थ शिशु में संक्रमित उसके मां के द्वारा भी फैल सकता है। यकृत शोथ बी, जननिक परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि उन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं उनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द, सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अविलक्षणी हो सकती हैं, कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती है, जो कि श्रोणि सोथज रोग एक रोग होता है। श्रोणि सोथज रोग PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, स्थानिक सगर्भता, वंध्यता, ये जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराएं मत। इससे बचाव का उपाय तो आपके ही हाथों में है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। नियम नंबर क, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। नियम नंबर ख, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नियम नंबर ग, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले
और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। देखिएगा, यह एग्जाम में आता है कि एड्स से यौन संचारित रोगों से बचने का उपाय या एड्स से कैसे बचा जा सके, इसको देख लीजिएगा। ये यूपी बोर्ड और नीट में भी बहुत बार आ चुका है। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है दोनों बोर्ड में, और एक बार नहीं बार बार आता है ये सब क्वेश्चन। आइए 3.5 वंध्यता के बारे में देखते हैं कि वंध्यता क्या होता है। वंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंद हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। बंध्यता का मतलब ये हुआ कि बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इसके बच्चा न पैदा करने का रीजन शारीरिक, जन्मजात भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, औषधि प्रतिरक्षात्मक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल स्त्री में कमी होगा, पुरुष में भी हो सकता है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाई, वंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ ART कहलाती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ ART कहलाती हैं। ART कहलाती हैं। आइए अब देखा जाए ART। पात्र निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ET ऐसा एक उपाय हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अथवा डिम्बवाहिनी फैलोपी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक स्टेज में होता है, उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है, उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती,
लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपी नलिका में स्थानांतरित GIFT कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु ICFI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। वंध्यता के ऐसे मामले में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्यसेचित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा जिसके अस्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्यसेचन AI तकनीक से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री के योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन IUI कहते हैं। इस तकनीक को गर्भाशय वीर्यसेचन कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एक क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता, पूर्ण संचालन, हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए पूरे देश में फ़िलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ, दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने का इजाज़त देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। थैंक यू।